हेलो जी, क्या हाल है। तो वैसे वीडियो को बनाने का मेरा मन था, बस मोटिव नहीं, क्योंकि ये वीडियो है ही ऐसे इंसान के ऊपर जिनकी अगर मैंने वीडियो बना दी ना तो ये दो घरों के बीच में लड़ाई करवा देगी। लेकिन अब जब इस वीडियो की फरमाइश आई है तो बनाना तो बनता ही है। तो जैसे कि आपको तो याद ही होगा, मैं कुछ टाइम पहले अभी वैष्णो देवी गया था, और अगर नहीं पता तो इतने सारे ब्लॉग डाल रखे हैं भाई, देख लो जाके यार। अब हमारी यात्रा होती है शाम को 6 बजे कटरा से स्टार्ट, और फिर हम चढ़ते 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 मुझे नहीं पता इतना चढ़ना होता भाई। जैसे ही वैष्णो देवी भवन पहुंचे रात के 1 बजे, अब एकदम से दीदी ने कहा कि चलो नहाने जाओ बेटा सारे, अब हम सुबह करेंगे दर्शन। अब नहाना वहाँ इतना आसान काम नहीं था। वहाँ का बाथरूम भाई साहब, उससे मुझे फोमो उठ गया था सीरियसली। 6-7 कमरे, जिसमें से 3-4 नलों में कहाँ से आ रहा था पानी पता नहीं, बहन पाताल लोक से आ रहा था, सॉरी पाताल लोक से, स्वर्ग लोक से आ रहा था, सीधा बादलों से ही आ रहा था, या कहाँ से आ रहा था। उसमें लोहे का पाइप लगा था, उससे पानी गिर रहा था, कोई टंकी नहीं, कुछ नहीं, अंधा पानी चल रहा, घुसे रहो नहाते रहो। इस पाइप का पानी इतना ठंडा, इतना ठंडा, इतना ठंडा जैसे कि उसमें किसी ने बर्फ डाल दिया हो, इतना ठंडा जैसे ग्लेशियर से पानी पिघल के मेरे ही ऊपर गिर रहा है, इतना ठंडा जैसे कि भाई अगर मैं 5 सेकंड और रुकता तो मैं वहीं जम जाता, इतना ठंडा। शांत शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। इतनी तकलीफ मत ले, मुझे तकलीफ होती। खैर जैसे तैसे अब कर करा के 6-7 बजे तक हमने माता जी के दर्शन करे, और लगभग 9-10 बजे तक हम भैरव बाबा पे पहुंच गए, और 12 बजे के हमने वहाँ पे भी दर्शन कर लिए। अब जब हम थक हार के थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठे थे, देन मुझे दिखता है एक व्यू पॉइंट। ओ भाई साहब, वो व्यू पॉइंट इतना गदर, वहाँ से क्या व्यू आ रहा था पूरे उसका, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़, बादल ही बादल, भाई क्या व्यू आ रहा था। अब मैं और मेरे भैया हम लोग वहाँ पे थे। देन मैंने सोचा कि मम्मी को दिखा देता हूँ। मैं मम्मी के पास जाता हूँ, जो कि मेरी मौसी जी के साथ बैठी हुई थी, और ये है यहाँ पे मेन कैरेक्टर इस पूरी स्टोरी की। अब मौसी के साथ मम्मी बैठी थी, तो मैंने मम्मी से कहा कि चलो मम्मी आपको पहाड़ दिखाता हूँ। तो मौसी जी कहने लगी, अरे क्या पहाड़ दिखाएगा, बहुत देख लिया ऐसे पहाड़, अब यहाँ से जहाँ हम बैठे यहाँ से भी तो पहाड़ दिख ही रहे हैं, क्या पहाड़ दिखाएगा। मैंने उनसे बस इतना कहा, यार आप तो पहाड़ देखती रहती हो, अब मेरी मम्मी नहीं देख पाती तो कम से कम उन्हें तो दिखा दूँ। कह के मैं अपनी मम्मी को लेके व्यू पॉइंट पे चले जाता हूँ, और इतनी देर में, थोड़ी देर में पूरी फैमिली आ जाती है पीछे की, चलो फोटो खींचते हैं। अब जब फोटो खींचते में लगभग 10-15 मिनट हो गए थे, उसके बाद मैं भाई वहाँ पे मतलब 2 मौसी जी का बैग रखे हुए थे हमारे, वो वहीं बेंच पे बैठी हुई थी, हमें नहीं पता इस बारे में। मैं उनके पास जाता हूँ, बैग उठाता हूँ, मैं मौसी से कहता हूँ कि आप यहाँ पे क्यों बैठी हो, हमारे साथ चलो, सब फोटो खींचते हैं साथ में। अब ये चीज़ बोल के मैंने पीछे मुड़ के देखा, मौसी जी मेरे साथ आ रही थी, 2 मिनट आ रही थी, फिर बस मैं बिना कुछ देखे चला गया सीधे। और लगभग उसके बाद हमने पूरी फैमिली ने मिलके लगभग आधे घंटे तक फ़ोटो खींची। फिर हमने सोचा यार चलो अब नीचे चलते हैं, फटाफट अपने कटरा तक पहुंच भी जाएंगे, रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद जहां होगा आगे देख लेंगे कहीं निकलने के लिए, घूमने के लिए। अब जाते टाइम एकदम से दीदी कहती है, मम्मी जी कहाँ हैं। ओह माय गॉड, मौसी जी खो गई। अब भाई जैसे ये सबने सुना ना, सब सोच रहे अब ढूंढे तो ढूंढे कहाँ यार, इतना बड़ा मंदिर ऊपर से पहाड़ की पीक पे, अब ढूंढा तो ढूंढा कहाँ जाए। लेकिन भाई ढूंढना तो है ही, जीजा जी की मम्मी है यार। अब वहाँ पे 4 डायरेक्शन, एक तो यहाँ पे 4 डायरेक्शन में दिक्कत पता है क्या है, आप नीचे जाओगे बहुत आराम से जाओगे, लेकिन वापस ऊपर भी आना होता है। अब उस 4 डायरेक्शन के 8 चक्कर, जैसे 8 चक्कर लगे, शरीर की इतनी बुरी बैंड बजी ना कि भाई चलने की जरा सी हिम्मत नहीं हो रही थी। और पता नहीं क्यों ऐसी सिचुएशन में मेरा दिमाग या तो बहुत ज़्यादा चलेगा या बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। मैं जब ढलान से उतरने लगा ना, मैं काफ़ी नीचे उतरा, फिर मैंने सोचा यार इतना नीचे तो नहीं आई होंगी, लेकिन फिर लगा भाई मैं उनका कुछ कह भी नहीं सकते। मतलब यार मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं नीचे उतर रहा था, पीछे से मेरे बड़े भैया की आवाज़ आई, अबे रुक भी जा, इतना दूर भी नहीं गई होंगी। लेकिन फिर हम जब वापस आने लगे ना, तो मैं वॉशरूम्स थे वहाँ पे, रोप वे लगे हुए थे वहाँ पे वॉशरूम से, मेल और फीमेल, मैंने मेल वॉशरूम में देखा कि क्या पता इसके अंदर ना हो। अब फिर उसके बाद मैं वापस आया, मैं फीमेल में देखने गया, लेकिन फीमेल में झांकने से पहले मैं पता क्या सोच रहा था कि अगर मैंने इसके अंदर देखा और फिर बाहर आया तो जिनने मेरी ये हरकत देखी वो या तो मुझे चाटा मारेगा, कहेंगे साले कर क्या रहा है। अब जैसे नीचे से वापस आता हूँ ना, तो भाई साहब आते ही जैसी मैंने दीदी की हालत देखी, इतने इतने लंबे आंसू की
इतने मोटे आंसू मैं नहीं बता सकता। ऐसा समझ लो यहाँ से यहाँ गिर जा रहे हैं। मुंह बंद रख, मुझे बोलने दे। तो उनके आंसू भाई यहाँ से यहाँ गिर जा रहा है। मैं दीदी से कह रहा, दीदी आराम से यार, मिल जाएंगी, चिंता क्यों कर रही हो। अब जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखा ना, हम जाके कराते हैं अनाउंसमेंट। मंदिर में जो अनाउंसमेंट होती है, अनाउंसमेंट करवाते हैं। वो अनाउंसमेंट एक बार करवाई। अब मैं उन्हें नाम और जगह नहीं बता सकता उनके शहर की, तो सॉरी। अब ना, पहले एक बार अनाउंसमेंट करवाई, फिर दूसरे भैया ने वो 16 जहाँ अनाउंसमेंट करवा के आ। अब अंकल से कह रहा, अंकल इस नाम की अनाउंसमेंट कर दो। अंकल कह रहे अभी तो करी थी। मैंने कहा वो मिल नहीं रहा ना, तो हम क्या करें। कह रहे कितनी बार अनाउंसमेंट करवाओगे। उसके बाद दीदी को लेके गया, फिर अनाउंसमेंट कराई। उसके बाद जीजा जी गए, फिर अनाउंसमेंट करवाई। मैं लिटरली जो वहाँ बैठ के नोटिस कर रहा होगा ना ये चीज़, वो उसे अगर मिल जाएंगी वो यही कहेगा, लो भैया पकड़ लो यार, बस भी करो। ये सेम चीज़ कितनी बार सुनाओगे, फिर भी नहीं मिली। अब ये चीज़ सीआरपीएफ ने नोटिस कर ली थी। अब उन्होंने पूछा कि हुआ क्या है, पूरी बात बताई। उस दिन पता लगा जो हमारे गले में यात्रा कार्ड देते हैं ना भाई साहब, वो फालतू नहीं होता। उससे हम ट्रैक कर सकते हैं कि वो आईडी कार्ड इस टाइम कहाँ पर है। तो हमने उनकी डिटेल दी, आईडी कार्ड ट्रैक करवाया। फिर दीदी ने कहा कि चल एक बार रोपवे पे देख के आते हैं। रोपवे पे गए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, वहाँ पे मैंने मेल टॉयलेट में चेक करा था, बट फीमेल में नहीं करा था। अब मैं दीदी से कहता हूँ, दीदी एक बार आप फीमेल टॉयलेट में देखा हो यार, क्या पता इसके अंदर हो। वो कह रही इसके अंदर थोड़ी ना होंगी। मैं कहा आपकी सास है भाई, आप ही जानो, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। हमारे यहाँ दीदी की सास यानी कि मदर इन लॉ को मौसी जी बोला जाता है। हो सकता है आपके यहाँ कुछ और बोला जाता हो, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ। देखा हो यार, लेकिन वो देखने भी चले गए फिर क्योंकि उन्हें भरोसा था हो सकता है कि इसके अंदर बैठी हो। उसके बाद हम रोपवे पे गए, रोपवे पे भी नहीं मिली। वैसे उनकी 60+ है और ये चीज़ याद रखना। हमें वहाँ पे ढूंढते ढूंढते लगभग 2 से 3 घंटे हो चुके थे और हमें वो बिल्कुल नहीं मिल रही थी। अब थक हार के हम सोचते हैं कि चलो नीचे चलते हैं, नीचे चल के अब देखेंगे। अब सीआरपीएफ को डिटेल दी है, शायद वो कुछ करें। तो जैसे ही हम नीचे आते हैं, और अगर आप वैष्णो देवी गए हो तो भैरव मंदिर से लेके वैष्णो देवी तक की दूरी तो आपने देख ही रखी होगी कि भाई साहब कितनी ज़्यादा है। अब जैसे हम लोग नीचे आते हैं, 2 कदम चलते हैं और भाई साहब मौसी जी किसी हाइट पे खड़ी हुई थी वहाँ वैष्णो देवी माता के मंदिर पे। एकदम से जीजा जी ने देखा कि अरे वो खड़ी है मम्मी। भाई साहब उनको पास बुलाते हैं, फिर उनसे थोड़ी और बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप क्यों गई थी। तो पता है उनका क्या जवाब आया, जानबूझ के। रीज़न क्यों किसी ने नहीं पूछा, उन्हें पता है कोई रीज़न नहीं पूछेगा उनसे कि वो क्यों गई थी। बस इतना बताया कि हाँ मैं जानबूझ के गई थी। अब मैं लिटरली ये सोच रहा हूँ भाई, भैरव मंदिर से लेके वैष्णो देवी तक आने में मेरी हालत ख़राब हो गई। ये आई कैसे होंगी यार। और कह रहे हैं कि मुझे कोई पालकी वाला था जो फ्री में बैठा लाया। अब कौन सा पालकी वाला है बैंकर जो फ्री में बैठा लाया इन्हें। अब ढूंढते ढूंढते ना दिमाग में मेरे एक क्वेश्चन आ रहा था कि अगर ये बाई चांस नहीं मिली, मतलब ढूंढना तो था बट इनकेस अगर ये हमें नहीं मिली तो रिटर्न की ट्रेन पकड़नी है कि नहीं पकड़नी है। खैर उनसे बात करते हैं। उसके 1-2 घंटे बाद भाई हम लोग नीचे आ जाते हैं। अब नीचे आने में भी काफ़ी दिक्कतें आई थी क्योंकि ऑलरेडी सब बहुत ज़्यादा थके हुए थे, लेकिन नीचे आना इतना बड़ा टास्क नहीं था। खैर बस यही थी आज की वीडियो में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ।